नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने लोगों को काबुल से निकालना जारी रखा है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को भी निकालने का काम किया जा रहा है। रविवार को ही वायुसेना का C-17 विमान काबुल से गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतरा। विमान में काफी लोग सवार थे, जिसमें से 107 भारतीय नागरिक हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें अफगानिस्तान के एक सिख सांसद के साथ कुछ और नेता भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत पहुंचने के बाद अफगान सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा कैमरे के सामने आते ही भावुक हो गए। जब उनसे पूछा गया कि एक सांसद के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितने दर्द की बात होती है, तो उन्होंने कहा, मुझे इस पर रोना आता है। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि जिस अफगानिस्तान में हम पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह के हालात जो हमने कभी नहीं देखे वो अब देख रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। 20 साल जो सरकार बनी थी सब खत्म हो गया, सब जीरो है। नरेंद्र सिंह खालसा ने इसी के साथ प्रधानमंत्री और भारत सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने गुहार लगाई कि भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में फंसे बाकी सिखों को भी बचाए। उन्होंने बताया कि अभी एक गुरुद्वारे में करीब 280 सिख फंसे हैं जो मदद का इंतजार कर रहे हैं। तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ला गणेशन के नाम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर के राज्यपाल पद के लिए रविवार को मंजूरी भी दे दी। ला गणेशन की नियुक्ति मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्लक के 20 अगस्त को पद से सेवानिवृत्त होने के ठीक 2 दिन बाद हुई। गणेशन जो पहले राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने कई पदों पर भाजपा की सेवा भी की थी। ला गणेशन ने प्रचारक के रूप में RSS की भी सेवा की थी। तो राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि गणेशन अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से मणिपुर के नए राज्यपाल होंगे। वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आगे खबरों पर गौर करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार को राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि NMP का शुभारंभ करेगी। इसके जरिए अगले 4 वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि NMP में केंद्र सरकार की पुरानी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की 4 साल की पाइपलाइन शामिल है। निवेशकों को आगे की दृष्टि प्रदान करने के अलावा NMP सरकार की संपत्ति के मौद्रीकरण की पहल के लिए मध्यम अवधि की रूपरेखा के रूप में भी काम करेगी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहित कात पंड्या ने भी इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संपत्तियों को अंतिम रूप दे रही है, जिनका मौद्रीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि लगभग 6000 करोड़ रुपए की एक राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना पर काम चल रहा है, जिसमें पाइपलाइन से लेकर पावर ग्रिड पाइपलाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर TOT और इसी तरह की कई संपत्तियां होगी। आम बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के लिए नवीन और वैकल्पिक वित्त पोषण जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मौद्रीकरण पर काफी जोर दिया गया था। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परिचालन वाली संपत्तियों का मौद्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्त पोषण विकल्प है। उत्तर प्रदेश में सावन माह का आखिरी दौर बारिश के लिहाज से अच्छा बीता। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव है और बीते 48 घंटे से बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या समेत पूरे यूपी में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। तो शनिवार की रात सबसे अधिक बारिश मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने 23 से 25 अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। रविवार को 24 जिलों में बरसात का भी अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता बताते हैं कि अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से मौसम प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो 19.2 मिलीमीटर औसत बारिश प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई, जो कि अनुमान से 3 गुना ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी लखनऊ में शनिवार को औसतन 5 मिमी बारिश का अनुमान लगाया था, लेकिन 14.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि रविवार सुबह से आसमान साफ दिखा, कभी कभी बादल भी दिखे। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता का कहना है कि आज लखनऊ में बारिश होगी। लखनऊ में 32 सेल्सियस तापमान रविवार को रहेगा। वहीं पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ जिले में भी औसत अनुमान 6.8 मिमी से ज्यादा 35.2 मिमी बारिश दर्ज हुई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कॉलेज में बेटियों को प्रवेश पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक मुफ्त 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी उच्च शिक्षा का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा, उसके लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाएं भी की जाएगी। शिवराज ने रविवार को रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहन बेटियों के नाम संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध हुआ था, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करते हुए 30% पद इस वर्ग के लिए रिजर्व किए। इतना ही नहीं, शिक्षकों की भर्ती में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का भी नियम बनाया। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि बहनों के नाम संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना हो तो शुल्क केवल 1% होगा, ऐसी व्यवस्था हमने की है। मुझे खुशी है कि रजिस्ट्री शुल्क 1% करने के कारण बहनों के पक्ष में 10% रजिस्ट्री ज्यादा दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में महिलाएं पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद बनी हुई है। खबरों में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे एक ब्रेक। વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। જે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करतो फोन इन कार्यक्रम जनतानी वात। वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को बंद करने के लिए बंदूकों के आतंक का सहारा लेता है तो क्या गलत है कि हम उसे जवाब देने के लिए डंडों का इस्तेमाल करते हैं। सिन्हा ने कहा कि जब तक वे जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं तब तक वे इस संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। एक खबर के मुताबिक मनोज सिन्हा ने पत्रकार से हुई बातचीत में कहा था और लॉन्च के मौके पर कई बातें की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने को लेकर कहा था कि 5 अगस्त के दिन प्रदेश में बेहतर हालत दिखाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। वह हालत बेहतर ही है। लोगों ने मुझसे कहा था कि 5 अगस्त को प्रवेश बंद होगा, तब मुझे समझ नहीं आया था कि 5 अगस्त कोई खास तारीख है, लेकिन उस दिन कोई हड़ताल या बंद नहीं हुआ। एक पत्रकार ने दिन के आखिर में उनसे पूछा था कि मैंने डंडे के दम पर यह सुनिश्चित किया कि बंद न लगे। इसका जवाब उन्होंने कहा कि सारा ट्रैफिक चल रहा था और लोग बड़ी संख्या में शॉपिंग कर रहे थे। ये सब डंडे के जोर पर नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ, बंद भी तो पाकिस्तान और आतंकवाद की बंदूक से होता है। अगर मैंने डंडे का प्रयोग किया तो कुछ बुरा नहीं किया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने फिर विवादित बयान दिया है। कुलगाम में शनिवार को उन्होंने अफगानिस्तान के बहाने केंद्र सरकार को चेतावनी दी। कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस वक्त बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तब आप नहीं रहोगे और मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी बोरिया बिस्तर लेकर वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कमजोर नहीं है, बल्कि वे बहुत बहादुर और धीरज रखने वाले हैं। चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तब वह हाथी का जीना हराम कर देती है। आपको मौका है अभी भी। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत की शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर में, उसी तरह आप भी बातचीत का सिलसिला शुरू करो और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। दरअसल महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच एजेंसी ने नजीर से 3 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद महबूबा भड़क गई और उन्होंने ये बयान दिया। महबूबा ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने और यहाँ की जनता से बातचीत करने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। नागबेरन त्राक इलाके में जंगलों में हुई मुठभेड़ में जैसे मोहम्मद के 3 दहशतगर्द मारे गए। इनके पास से 2 AK-47 राइफल,
एक SLR बरामद हुई है। कश्मीर के IGP विजय कुमार ने बताया कि मारे गए एक आतंकी की पहचान वकील शाह के तौर पर हुई है। वही भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या में भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिस पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों से बरामद SLR 11 सितंबर 2018 को शोपिया के जैनपुरा में एक गार्ड से लूटी गई थी। इससे पहले शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पंपोर के खू इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलियां भी चलाई थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आज यानी 22 अगस्त को देश भर में राखी की धूम है। भाई बहनों के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दिग्गजों ने देशवासियों को बधाई दी है। तो वहीं ओडिशा में स्थित कालाहांडी जिले के भवानीपाटे में एक महिला सुरक्षा कर्मी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को राखी बांधी। राखी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो राखी बंधवाने के 2 शुभ योग पहले से ही बन रहे थे। पहला शोभन योग सुबह 10:30 बजे तक था और दूसरा मुहूर्त शाम 7:40 तक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को शुभकामना देते हुए ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि देश के लोगों को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर शुभकामना है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्र को रक्षाबंधन की बधाई दी और लोगों से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। उपराष्ट्रपति की तरफ से आए ट्वीट में लिखा गया कि हैप्पी रक्षाबंधन। ये त्योहार भाइयों और बहनों के बीच प्यार और सम्मान के गहरे बंधन का उत्सव है। इस दिन पर आइए हम महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने और हर समय उनके लिए एक सुनिश्चित वातावरण का संकल्प करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन पर बधाई दी। शाह ने ट्वीट किया कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लोकप्रिय हिंदू त्योहारों में से एक रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच विशेष बंधन को मनाने के लिए पूरे देश में मनाए जाने वाला एक वार्षिक अवसर है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और दोनों उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। झकझोर कर रख देने वाला ये मामला गुजरात के भरूच शहर के सोनेरी महल इलाके का है। यहाँ एक युवक ने दूसरे युवक की चाकुओं से गोदकर और गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की वजह ये सामने आई है कि मृतक के हत्यारे की पत्नी से अवैध संबंध थे। इसी के चलते हुसैन जहीरुद्दीन ने मंसूरी ने अपनी ही दोस्त अजहरुद्दीन मंसूरी की निर्दयता से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। मंगलवार को हुई इस वारदात का CCTV अब सामने आया है, जिसमें यह पूरा खूनी खेल कैद है। हालांकि पुलिस ने बुधवार को ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि अजहरुद्दीन भागते हुए आता है और इसी बीच जमीन पर गिर जाता है। पीछे से दौड़ते हुए जहीरुद्दीन भी आता है और उसके सीने में चाकू घोंपने लगता है। अजहरुद्दीन की जान की भीख मांगते हुए भी नजर आता है, लेकिन उसका दिल नहीं फिसलता, जिसकी वजह से चाकू के 18 वार करने के बाद जाते जाते उसका गला भी रेता जाता है। भरूच शहर A डिवीजन के पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार जहीरुद्दीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जब उससे हत्या की वजह पूछी गई तो उसे बताया कि मृतक उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध बन गए थे। आरोपी का कहना है इससे पहले वो कई बार अजहरुद्दीन को समझा चुका था, लेकिन वह नहीं माना और इसी के चलते उसे मौत के घाट उतार दिया। खबरों में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। लेंगे एक ब्रेक। ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
वेलकम बैक। आगे खबरों पर गौर करें तो अफगानिस्तान से लौट रही अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह आईएसआईएस के खतरे के चलते काबुल हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक रास्ता बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और इस्लामिक स्टेट की शाखा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आईएसआईएस के हवाई अड्डे पर हमले की कोशिश कर रहा है। काबुल में एक वरिष्ठ राजनयिक ने बताया कि वह हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिकियों के खिलाफ इस्लामिक स्टेट के खतरे से अवगत है। हालांकि ये खतरा तत्काल नहीं है। 2 अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने काबुल एयरपोर्ट और उसके गेट तक लोगों के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने के सैन्य प्रयासों के बारे में जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि ये नए रास्ते अमेरिकियों, दूसरे देश के नागरिकों और शिक्षित अफगानों के लिए उपलब्ध रहेंगे। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि तालिबान रास्ता बनाने के सैन्य प्रयासों के बारे में जानता है। दूसरे अधिकारी ने कहा कि पेंटागन हवाई अड्डे के आसपास की स्थिति की निगरानी कर रहा है। आईएसआईएस के एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को निशाना बना सकता है और काम बम या आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल कर सकता है। अधिकारी ने मोर्टार हमले को भी एक संभावित खतरा बताया। जब सारी दुनिया अफगानिस्तान पर तालिबान राज से चिंतित है तो पाकिस्तान में इसी का जश्न मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में एक मदरसे ने बाकायदा इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस मदरसे की छत पर तालिबान का झंडा भी फहराया गया। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़े मदरसे के इन बच्चों ने तालिबान की तारीफ में गाने भी गाए। इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है। इन्हें देखकर लोगों ने कहा कि इस तरह मासूम बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार ने भी ट्वीट की है, जिन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से जुड़े जामिया हफ्सा मदरसे के बच्चों ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का जश्न मनाते हुए सलाम तालिबान का गाना गाया। इन तस्वीरों को देखकर आम लोग तो हैरान है ही और अफगान मूल के लोग बेहद निराश हैं। अफगानिस्तान के पत्रकार और एक्टिविस्ट हबीब खान ने इस पर रिएक्ट किया। पाकिस्तानी अभी अफगानिस्तान पर कब्जे का जश्न मनाते रहे, फिर अफगानी खुद को आजाद करा लेंगे और बाकी हमलावरों की तरह उन्हें बाहर निकाल देंगे। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान टुकड़ों में टूट जाएगा। एक और शख्स ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी डीप स्टेट तालिबान को समर्थन से इनकार करता है, लेकिन उसके एक्शन उसके शब्दों के ज्यादा तेज बोलते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में तालिबान के समर्थन में रैलियां तक देखी गई, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मौलाना भी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए तालिबान को डोनेशन का भी समर्थन कर रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक क्वेटा में स्थानीय लोगों के मुताबिक तालिबान के समर्थन में गतिविधियां तेज हो गई है। खास खबर पर गौर करें तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की या महिला को यह बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। विवाह से पहले गर्भवती हुई नाबालिग लड़की से बच्चे के पिता के बारे में दबाव पूर्वक पूछने से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस केस में लड़की खुद ही कह रही है कि उसे पति के साथ ही रहना है और वह यह बताने की इच्छुक नहीं है कि उसके बच्चे का पिता कौन है, तो उसे ऐसा करने के लिए किसी के भी द्वारा विवश नहीं किया जा सकता। मामला जूनागढ़ निवासी लड़की और उसके प्रेमी से जुड़ा है। लड़की की उम्र 18 साल होने में एक दिन बाकी था। उसी दिन देश भर में लॉकडाउन हो गया। लड़की प्रेमी संग घर से चली गई और दोनों शादी किए बिना ही साथ रहने लगे। इस तरह ये दोनों कानूनी उलझन में फंस गए। दिसंबर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। इसके अगले ही महीने बच्चे को भी जन्म दिया गया। जब लॉकडाउन खुला तब लड़की 8 महीने की गर्भवती थी। उस पर दबाव डाला गया कि वह बताए कि बच्चा किसका है। शादी के एक ही महीने में लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया। लड़की के पति ने खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। इस मामले में उसे 10 साल की सजा दे दी गई। इसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने लड़की के पति को उसके खिलाफ दर्ज पोक्सो के मामले में निपटारे तक 100 रुपए के मुचकले पर जमानत दे दी है। एक महीने पहले धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में सीबीआई को अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जज की हत्या करने वाले आरोपी चोरी के मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। ये फोन उन्होंने एक रात पहले ही चोरी किया था। इसी मोबाइल से उन्होंने हत्या से पहले कुछ नंबरों पर फोन किया था। इससे पहले हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में सामने आया था कि जिस ऑटो रिक्शा का प्रयोग हत्या में किया गया वह भी चोरी का ही था। सीबीआई जांच में सामने आया है कि जज की हत्या से पहले दोनों आरोपियों ने रेलवे ठेकेदार पुणेदु विश्वकर्मा के पास से 3 मोबाइल फोन चुराए थे। इसी फोन से दोनों लगातार बात कर रहे थे।
हालांकि फोन में जिन सिम कार्ड का उपयोग किया जा रहा था वह दोनों आरोपियों के ही थे। फोन चोरी होने के बाद पुणेदु विश्वकर्मा ने इसकी रिपोर्ट एक लोकल पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लापरवाही बरतने पर कांस्टेबल विजय यादव को निलंबित कर दिया गया है। तो पूछताछ में दोनों आरोपियों ने यह भी कबूला है कि ऑटो रिक्शा चोरी करने के बाद दोनों ने शराब पी। इसके बाद वे पुणेदु विश्वकर्मा के घर फोन चोरी करने के लिए गए। दोनों आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में है और सूत्रों के मुताबिक दोनों का नार्को टेस्ट भी किया जा रहा है। हत्या के बाद पुलिस ने 29 जुलाई को 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें से एक ऑटो चालक लखन वर्मा था तो वहीं दूसरा राहुल वर्मा था। जांच में सामने आया था कि जिस ऑटो का उपयोग हत्या में किया गया था वह किसी महिला के नाम पर पंजीकृत था। आगे नई खबर पर गौर करें तो अगस्त का महीना बहुत ही रोचक खगोलीय घटनाओं से भरा रहा। अब इस कड़ी में ही आज यानी कि रविवार की रात ओरिजिनल ब्लू मून की रात है। तो शाम 6 बजे के बाद सूर्यास्त होते ही 7:11 पर आकाश में चंद्रमा का राज हो जाएगा। लेकिन आज का चांद साधारण न होकर ओरिजिनल ब्लू मून होगा, जो अब 2-3 साल बाद ही नजर आएगा। दरअसल 3-3 माह के वर्ष में 4 सीजन अर्थात संक्रांति से इकोनॉमिक्स की प्रत्येक अवधि 3 माह की होती है। इस अवधि में 3 पूर्णिमा पड़ती है, लेकिन कभी कभार आमतौर पर 2.5 से 3 वर्ष में एक बार इन 3 महीनों में 4 पूर्णिमा भी पड़ जाती है। जब कभी ऐसा होता है तो इनमें से तीसरी वाली पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। इस हिसाब से वर्तमान सीजन की कुल 4 में से तीसरी पूर्णिमा यानी कि ब्लू मून आज 22 अगस्त की रात को है। जब से ब्लू मून की परिकल्पना ने जोर पकड़ा, ब्लू मून की यही मान्यता प्रचलित रही है। 1940 के दौरान इसमें से एक और मान्यता प्रचलित हो गई कि जिसके अनुसार एक कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा ब्लू मून कही जाने लगी थी। तथ्य ये है कि ओरिजिनल ब्लू मून एक सीजन में 4 पूर्णिमा होने पर तीसरी वाली को ही होता है। आर्यभट्ट शोध एवं प्रेक्षण विज्ञान संस्थान एरिज के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे के अनुसार अब ये दोनों ही मान्यता प्रचलन में है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा के आधार पर इससे पहले ब्लू मून 31 अक्टूबर 2020 को दिखा था और अगला 31 अगस्त 2023 को पड़ेगा। तो खबरों में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।